Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will be teaching you the remaining part of factors of production. And today I will be teaching you law of variable proportion जहाँ से पिछली बार JKSSB ने क्वेश्चन पूछा था 2020 में, और ये सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको ये टॉपिक आज समझ में आ गया, ये ग्राफ समझ में आ गए ना, तो मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ समझ में आ गया, इसका मतलब मैं ये समझूंगा आपको पूरा इकोनॉमिक्स समझ आया होगा। ठीक है, तो चलो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये एक कोट मैंने लिया है, विजडम कोट है, बहुत अच्छा है। एवरी मॉर्निंग वी आर बॉर्न अगेन, व्हाट वी डू टुडे इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, हर दिन हम क्या होते हैं, नया एक स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो भी हम आज करते हैं वही मैटर करता है। ये नहीं कल क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ, और कल का नहीं सोचना है, जो कल क्या हुआ तो उसको भूल जाना है। ठीक है, अब अगले दिन का भी नहीं सोचना है, सिर्फ आज का दिन पे पूरा फोकस करना है, आज का दिन किस तरीके से इफेक्टिव बनाना है। ठीक, this is me, Mir Wahid. As you all know me, I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education, having more than 1,11,000 subscribers. Right? So ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और इसका आप हेल्प करो हमें कि ये जम्मू एंड कश्मीर का नंबर 1 फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बने। ठीक है, तो आपको हेल्प करनी ज़रूरी है। चलो हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा पिछला, सो दैट आपको जहन में आ जाए। प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमने क्या किया था। देखो रिवाइज कैसे करना होता है, जब कोई भी टॉपिक रिवाइज करोगे ना 1 मिनट के अंदर अंदर किस तरीके से करना होता है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ये सिर्फ जनरली हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है किसके बीच में, आउटपुट और इनपुट्स के बीच में। और यहाँ पर क्या होती है, एक फंक्शन होती है जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, बात खत्म। और कौन कौन सा इनपुट आता है आपको पता है, लैंड होता है, कैपिटल होता है, टेक्नोलॉजी, लेबर। ठीक है, और ये क्या दिखाता है, फंक्शन रिलेशनशिप दिखाता है, और इसी को बोला जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। बात समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक्चुअली होता है क्या है प्रोडक्शन फंक्शन। आपको याद रखना प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है, टाइम अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट। हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला अभी हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आपको बोला जब इनपुट्स और आउटपुट्स की हम बात करते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है जनरली कि शॉर्ट रन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं, हम इसको ऑन द बेस ऑफ फैक्टर्स पे डिवाइड करते हैं, ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स। तो यहाँ पर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फैक्टर और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फैक्टर, दैट में एक तो हमारे पास शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर होता है और वेरिएबल फैक्टर होता है। ये हो गया दो, बस यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है आपको कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कौन से फैक्टर्स आपको देखने को मिले। आपको बोलना है बोथ फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर्स, राइट। और लॉन्ग रन में हमारे पास सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। रीजन क्या, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है तो इंक्रीज द बिजनेस, राइट, बट इन शॉर्ट रन वी हैव लेस टाइम। ठीक है, बिजनेस करने के लिए। ठीक, तो जनरल आपको बात समझ में आ रही है। ठीक, तो आगे हम चलेंगे। उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट रन थोड़ा सा बोला था। शॉर्ट रन प्रोडक्शन का मतलब क्या था, जहां पर हमारे पास 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर मैक्स होता है, किस लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। और यहाँ पर हम क्या करते हैं जनरली, ये तो हो गया इतना, बस इतना याद रखो। लॉन्ग रन में क्या होता है, हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, हमारे पास 20, 25, 30 ईयर्स होता है, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद मैंने कुछ प्रोडक्शन फंक्शंस का, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो इसके बारे में कुछ फीचर्स बताया था आपको। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, सम इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कुछ फैक्टर्स को, बाकी फैक्टर्स को, कुछ फैक्टर्स को वेरी किया जाता है, और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं, इनपुट्स जो होते हैं, उनको क्या किया जाता है, फिक्स्ड रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल बोला था, लैंड को हमने क्या किया था, फिक्स किया था, और हम लेबर को ही चेंज कर रहे थे। ठीक है, फर्म्स जो होती है वो एंट्री, देखो यहाँ पर ये इंडस्ट्री है, फर्म्स जो होती है वो न्यू फर्म्स जो होती है वो एंट्री नहीं कर सकते इंडस्ट्री के अंदर। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स होती है वो एग्जिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है, बस इतना, इस तरीके से रिवाइज करना होता है टॉपिक्स को फास्ट। इसलिए मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर इस तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद मैंने फिक्स्ड फैक्टर आपको बोला था। फिक्स्ड फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं, जो फिक्स रहते हैं। ठीक है, और उनके आउटपुट चेंज होता है, आउटपुट तो चेंज होता जा रहा है, लेकिन फिक्स्ड फैक्टर जो होता है, ये फैक्टर ऐसे होते हैं फैक्टर्स जिनको फिक्स रखा जाता है। जैसे मैंने कल बोला था, लैंड को मैंने फिक्स किया था, लेकिन स्टिल मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा था। अब वो प्रोडक्शन कैसे बढ़ रहा था, क्योंकि मैंने लेबर्स को बढ़ाया था, लेकिन फैक्टर को मैंने फिक्स रखा था। वो किसको रखा था, लैंड को रखा था। मशीनरी को मैं फिक्स रख सकता हूँ, बिल्डिंग को मैं फिक्सड रख सकता हूँ। ठीक है, लैंड को मैं फिक्सड रख सकता हूँ। लेकिन जब हम शॉर्ट रन करते हैं, क्यों,
जब हम वेरिएबल फैक्टर्स की बात करते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि चेंज आउटपुट जो होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलता है जब हम इन फैक्टर्स को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जांपल आपको बताई थी कल, हम क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके क्या करते हैं, आउटपुट हमें मिलता है। दैट मीन्स फर्टिलाइजर जो होता है हमारे पास एक वेरिएबल फैक्टर होता है जिसका हम यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने बताया था। या आप लेबर बोल सकते हैं, लेबर को हमने बढ़ाया है और हमने क्या किया है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया। तो वो फैक्टर जिनको वेरी किया जाता है उनको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जिनको फिक्स रखा जाता है उनको बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स। बस इतना आपको याद रखना है यहाँ तक, इस तरीके से रिवाइज करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उसके बाद मैंने बोला था एग्जांपल्स क्या हैं वेरिएबल फैक्टर्स की, सॉरी वेरिएबल फैक्टर्स का। आप लेबर को वेरी कर सकते हो, रॉ मटेरियल को भी, फ्यूल को भी, पावर को भी एक्स्ट्रा करते हो आप, ठीक। लॉन्ग लॉन्ग रन प्रोडक्शन आज हम बात करेंगे। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है, ये बिल्कुल वही है जो शॉर्ट रन है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है लॉन्ग रन में, क्या होता है हमारे पास, सबसे पहला पॉइंट ये हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है बिजनेस को चलाने के लिए। सपोज यहाँ प्रोडक्शन करने के 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स हमारे पास होता है। सफिशिएंट टाइम टू इंक्रीज द बिजनेस, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है कि मैं अपना बिजनेस जो है इंक्रीज करूंगा। बात समझ में आ रही है, यही लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सभी क्योंकि फिक्स्ड मैंने बोला यहाँ पर जो ये लॉन्ग रन में क्या किया जाता है, मैंने अभी बोला लॉन्ग रन में क्या होता है, सभी जो फैक्टर्स जो होते हैं वो सभी वेरिएबल होते हैं। जितने भी फैक्टर्स इनपुट फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो भी हमारे पास फैक्टर्स ऑफ इनपुट जो होते हैं हमारे पास, या इनपुट फैक्टर्स जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, वो सभी वेरिएबल होते हैं। इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन ऑल फैक्टर्स अवेलेबल, जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल होता है। मशीनरी को भी वेरी कर सकते हैं, बिल्डिंग को भी वेरी कर सकते हैं, लेबर को भी, लेबर तो करते ही हैं, रॉ मटेरियल को भी और फ्यूल को भी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, सर आपने बोला कि वहाँ पर शॉर्ट रन में तो मशीनरी को हमने फिक्स किया था। हाँ, वहाँ पर वो फिक्सड बनता है क्योंकि मशीनरी को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है 1-2 साल में, या बिल्डिंग बनाना 1-2 सालों में चेंज करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन लॉन्ग रन में हम क्या करते हैं, मशीनरी को भी चेंज कर सकते हो, तो ये भी वेरी कर सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो यहाँ तक आपको ये बात याद रखनी। मैं इसलिए तेज चल रहा हूँ अभी क्योंकि ये कल वाला ही है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं वो बताऊंगा आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है। बस क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है शॉर्ट रन में से, अभी पहले ये पढ़ो आप। द प्रोड्यूसर कैन चेंज देम टू इंक्रीज आउटपुट, प्रोड्यूसर जो होता है, जो प्रोडक्शन करता है, वो इन फैक्टर्स को चेंज कर सकता है। क्योंकि लॉन्ग रन की बात चल रही है, वो सभी इनपुट्स को चेंज करके क्या कर सकता है, आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकता है, या राइट, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं यहाँ पर, इसके यहाँ पर हम सब एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द इंडस्ट्री, जैसे मैंने बोला था शॉर्ट रन में क्या होता था, कोई भी नई फर्म एंट्री नहीं करती थी कहाँ पर, इंडस्ट्री के अंदर, और कोई भी एग्जिस्टिंग फर्म जो थी वो इंडस्ट्री से एग्जिट नहीं कर पाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक न्यू फर्म जो होती है वो एंट्री भी कर सकता है, और जो एग्जिस्टिंग फर्म जो होते हैं वो एग्जिट भी कर सकता है फ्रॉम द इंडस्ट्री। अब क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में देखो, आपको अंदाजा लगना चाहिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ सकते हो, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्ट रन में पूछा जाएगा, यहाँ पर 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल फैक्टर भी होता है, और यहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर भी होता है। बात खत्म। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन फर्म जो होते हैं ना तो एंट्री कर सकते हैं न्यू फर्म्स, ना तो एग्जिस्टिंग फर्म्स एग्जिट कर सकते हैं। ये हो गए 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, कुछ फैक्टर्स को फिक्स रखा जाता है और यहाँ पर बाकी फैक्टर्स को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, चेंज किया जाता है, जिनको बोला जाता है वेरिएबल फैक्टर्स, और हम प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है, जो फिक्स्ड लॉन्ग रन में क्या होता है, सभी फैक्टर्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं। आप किसी भी फैक्टर को वेरी कर सकते हो प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, आउटपुट को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, एंट्री भी होती है एग्जिस्टिंग फर्म्स की, और एग्जिट भी होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स होते हैं, और न्यू फर्म्स का एंट्री भी होती है यहाँ पर। आ रही बात समझ, ठीक है। और यहाँ पर टाइम पीरियड हमारे पास प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा होता है, और हम ज़्यादा टाइम तक प्रोडक्शन करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट टाइम तक प्रोडक्शन करते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट बस इतना ही था, यही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अगर आपको ये समझ में आया टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता है, और टेबल अगर आपको समझ में आया, तो आपको इसका मतलब आपको ग्राफ समझ में आ जाएगा। ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो दैट मीन्स ये समझो कि आपका पूरा इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा, क्योंकि यही एक टॉपिक है जो सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है ग्राफ को समझने में, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपको टेबल समझ में आया ना, तो ग्राफ आप आंखें बंद करके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान रखो। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एसएसबी ने इस टॉपिक से इस बार क्वेश्चन पूछा था 2020 में, पीपीए में, पीएए में, सॉरी, पा में पूछा था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। अभी कौन सा एग्जाम आप दे रहे हो, फा दे रहे हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है। शॉर्ट याद रखो।
चलो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है आपको बोलना है। हमारे पास वी हैव टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टीपी से, और एवरेज प्रोडक्ट को एपी से, और मार्जिनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट को एमपी से। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिल प्रदेश, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। समझो इसको आराम से, अगर ये समझ में आ गया ना तो फिर आगे आसान हो जाए। मैं बताऊंगा क्वेश्चन भी कौन सा पूछा गया था, मैंने इस पे लिखकर लाया है। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट क्या मतलब क्या होता है, डेफिनेशन को समझना बहुत ध्यान से। इट इज द सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स along with some units or constant units of fixed factors used in the process of production। अब समझो इसका मतलब क्या है। एक्चुअली ये बोला जाता है टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट हमें कितना मिल रहा है। मतलब जब भी आप किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करते हो, राइस की प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, ठीक है, आपके पास लैंड था, ये आपके पास लैंड है और यहाँ से आप राइस की प्रोडक्शन करते हो, आपको 100 टन राइस मिलता है। इसका मतलब टोटल आउटपुट आपको 100 टन ऑफ राइस मिलता है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी आपको आउटपुट की मिल रही है। ठीक है, सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। अब कैसे आपको ये मिला, बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जो भी आपके वेरिएबल फैक्टर्स के यूनिट्स हैं, मतलब जो भी आपके इनपुट्स हैं, आप उन इनपुट्स को क्या करते हो, चेंज करते हो। मतलब वेरिएबल फैक्टर्स को जब आप चेंज करते हो, जितने भी आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स, जब आप उनको चेंज करते हो, आपको क्या मिलता है, आपको टोटल सम टोटल कितना मिलता है, टोटल इसका आउटपुट का। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जब आप यहाँ पर सिर्फ इतना बोला जाता है, सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज करते हो। जब आप वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते हो और बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, along with some units ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, या जनरली इसको बोला जाता है ये कांस्टेंट ही रखा जाता है। इसका मतलब कुछ फैक्टर्स को क्या किया जाता है, फिक्स रखा जाता है, और बाकी फैक्टर्स को वेरी किया जाता है। जो भी वेरिएबल फैक्टर्स है, उन वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से, उनको चेंज करने से आपको टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कितना प्रोड्यूस होता है, इसको टोटल प्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर भी रहेगा, हमारे पास वेरिएबल फैक्टर भी रहेगा। फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट करना है और वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते जाना है। जब चेंज करते जा रहे हो आप किसको, वेरिएबल फैक्टर को, आपको देखना है कि टोटल प्रोडक्शन में कितना, हमें टोटल प्रोडक्ट कितना मिल रहा है। ठीक है, हमें आउटपुट कितना मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट का मतलब। अगर ये टेबल समझ में आया, मतलब टोटल प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। मतलब यहां पर फिक्स्ड, मैंने क्या बोला, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें वेरिएबल फैक्टर भी रहेगा और फिक्स्ड भी। कुछ फैक्टर, जो फिक्स्ड फैक्टर होता है उसको चेंज नहीं करता, वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब फिक्स्ड फैक्टर देखो, मैंने फर्स्ट एक इसको मैंने कांस्टेंट रखा ना, 1 1 1 1, मैंने इसको चेंज नहीं किया, मैंने फिक्स्ड फैक्टर को फिक्स रखा यहाँ पर। ठीक है, कुछ फैक्टर्स को फिक्स रखा, हो गया फिक्स से। मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ वेरिएबल फैक्टर को। सबसे पहले मैंने एक लेबर लगा लिया, एक लेबर जब लगा लिया, उसने कितना टोटल प्रोडक्ट मुझे दिया, 20 यूनिट्स टोटल प्रोडक्ट मुझे मिला। मतलब ये है कि उसने मुझे क्या तैयार करके दिया, 20 टन ऑफ राइस मुझे उस एक पर्सन को लगाने से मिला। मतलब ये, अगर मेरे पास इतना लैंड है, ध्यान से समझो, अगर आपको ये समझ में आया ना, आपको पूरा ठीक है, ये पूरा लैंड है मेरे पास, तो मैंने एक पर्सन लगा लिया, ये पर्सन इस एरिया को कल्टीवेट करने लगा, क्योंकि अब ये अकेला ही तो पूरा एरिया कर नहीं सकता है, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है। इसने इस प्लॉट को ले लिया, इसने जब इस प्लॉट को प्रोडक्शन की, और इसने मुझे कितना प्रोडक्शन किया, इसने 20 टन जो है प्रोडक्शन मुझे दे दिया, 20 यूनिट्स भी ये बोल सकते हो गए, ये प्लॉट खत्म, इसकी प्रोडक्शन हो गई। अब क्या हो रहा है, मैंने एक और पर्सन बढ़ा दिया। जब मैंने एक और पर्सन बढ़ा दिया, अब वो भी क्या करेगा, वो भी कुछ प्लॉट करेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो मुझे फर्स्ट पर्सन भी दे रहा है और सेकंड पर्सन भी दे रहा है। मतलब मैंने दो पर्सन को लगा लिया, एक मैंने बढ़ा दिया, दैट मीन मुझे टोटल प्रोडक्शन कितनी मिल रही है, 50 मिल रही है, 60 भी मिल सकता है, 70 भी मिल सकता है। सिर्फ मैं चेंज करता हूँ किसको, वेरिएबल फैक्टर्स को ही चेंज करता हूँ और फिक्स्ड फैक्टर्स को नहीं। ध्यान से समझो इस बात को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी भी लैंड है, लैंड बहुत है। अब मैंने तीसरा पर्सन लगा लिया, मैंने 3 को लगा लिया, 3 को लगा लिया, इसका मतलब ये पूरा हो गया इसके अंदर। ठीक है, ये पूरा आ गया इसके अंदर। मुझे प्रोडक्शन कितनी हो रही है, मुझे 90 हो रही है, अभी भी मेरे पास लैंड है। ठीक है, अब ये 3 पूरे लैंड को नहीं कर सकते, जितना वो कर पा रहे हैं उतना कर सकते, और प्रोडक्शन भी बढ़ती जा रही है। फिक्स्ड फैक्टर को मैंने उतना ही रखा, मतलब लैंड को मैंने चेंज नहीं किया, लैंड का एरिया, होल टोटल एरिया जो है वो उतना ही है।
बात समझ में आ रही? लैंड मैंने चेंज नहीं किया, फिक्स मैंने रखा इसको, एरिया को, किसको, लैंड को, ठीक, जितना भी था ये, सपोज 1000 स्क्वायर किलोमीटर रखो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लैंड है, या 5 एकड़, 6 एकड़, 7 एकड़ रखो, जो भी है। अब मैंने क्या किया, 4 किया, जो ही मैंने 4 पर्सन को लगा लिया, उसके बाद 116 आ गया, मतलब ये मैंने एक रैंडमली फिगर ले ली, इतना इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। मैंने 5 लगा लिया, 6 लगा लिया, 7 लगा, 10 तक लगा, 10 तक लगा लिया मैंने क्या किया, मेरे प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगी। इसका मतलब जब मैंने 10th वाला लेबर बढ़ा दिया, 10th तक मैंने लेबर्स बढ़ाया, पूरा जो है ये लैंड ही क्या हो गया, फिल हो गया, और मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, सपोज मुझे 500 टन मिल रहा है। जो ही मैंने 11th पर्सन को लगा लिया, ठीक है, लेकिन 11th पर्सन जो है मुझे कितना मिल रहा है, मुझे उतना ही मिल रहा है, ठीक है। 11th पर्सन को मैंने लगा लिया, लेकिन मुझे उतना ही मिल रहा है, कितना, जितना मुझे 10 पे लग रहा था। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, सर ऐसे कैसे हो सकता है, आपने तो बोला कि जितना हम बढ़ाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स को उतनी प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, मैंने बोला उतना हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 10% को मैंने लगाया, पूरा लैंड ही खत्म हो गया है ना। अब इस बेचारे के पास, मैंने तो इस पर्सन को लगा लिया, लेकिन लैंड तो है ही नहीं, ये भी कंडीशन है। आ रही बात समझ? तो इस तरीके से आपको ये समझना, बस इतना आपको याद रखना है कि जो भी मैं वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते जा रहा हूँ, मुझे टोटल आउटपुट कितना मिल रहा है, इसको हम नाम देते हैं टोटल प्रोडक्शन। आ रही बात समझ? यही मैंने लिखा है यहाँ पर, फिर से थोड़ा सा फोकस रखो। इट इज द सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जो भी मैं वेरी करता हूँ फैक्टर्स को, वेरिएबल फैक्टर पर मैंने वेरी किसको किया, मैंने लेबर को वेरी किया, मैं टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर वेरी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा सकता हूँ, फ्यूल को बढ़ा सकता हूँ, मतलब वेरी कर सकता हूँ, ठीक है। विद कांस्टेंट, जनरली ये होता है कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर को कांस्टेंट रखना है यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आप कांस्टेंट फैक्टर को रखते हो, उसको जिसको अभी आप फिक्स्ड फैक्टर रखते हो, उसको कांस्टेंट रखना है प्रोडक्शन के टाइम पे। मैंने किसको रखा था, लैंड को 5 एकर्स मैंने रखा, लेकिन मैंने क्या किया, लेबर्स को ही बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या होता है, ये समेशन होता है एक्चुअली टोटल प्रोडक्ट। आपको याद रखना, क्वेश्चन अगर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टोटल प्रोडक्ट, इसको आपको बोलना है टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द समेशन, उसको बोलते हैं सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट। बात समझ में आ रही है? टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट, एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट। अब आप समझो ये मार्जिनल प्रोडक्ट में एक एग्जांपल लेकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है, फिर आगे हम इसका मार्जिनल प्रोडक्ट का भी टेबल बना लेंगे। देखो क्या होता है। What is marginal product? Marginal product of a business is the additional output created as a result of additional input placed in the company. ये एक एग्जांपल है, कंपनी की एग्जांपल। यहाँ पर बोला जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें आपको एक एडिशनल आउटपुट मिल रहा है। एक एडिशनल मतलब 1 kg राइस आपको मिल रहा है, या 1 टन राइस आपको मिल रहा है। आपको आउटपुट सपोज पहले 500 मिल रहा था, अब आपको कितना मिल रहा है, 505 आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपको एक आउटपुट एडिशनल मिला, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है, एक एडिशनल आउटपुट मिल रहा है क्रिएटेड। अब ये कैसे मिल रहा है आपको, एज ए रिजल्ट ऑफ एडिशनल इनपुट, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया था, आपने यहाँ पर इनपुट को बढ़ा दिया। जो ही आपने इनपुट को बढ़ा दिया, आपको क्या मिल रहा है, जैसे आपने 5 लगाया था, 5 पे आपको 500 मिल रहा है, लेकिन आपने एक इनपुट को बढ़ा दिया, यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पर 505 यूनिट्स मिल रहा है। इसका मतलब जब आपने एक इनपुट को बढ़ा दिया, उस पर कितना आपका आउटपुट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर कितना बढ़ गया, अब 5 आपका बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। आपको कितना बढ़ गया, ये 5 बढ़ गया यहाँ पर, क्योंकि 500 से कितना चला गया, 505 चला गया। दैट मीन्स इस एक इनपुट को बढ़ाने से आपने कितना यूनिट्स बढ़ा दिया, 5 यूनिट्स बढ़ा दिया। इसको आप जनरली क्या बोलते हैं, यही मैंने लिखा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए बिजनेस इज द एडिशनल आउटपुट। जो आपको एडिशनल आउटपुट कितना मिल रहा है, 5 मिला ना आपको एडिशनल आउटपुट, क्रिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ एडिशनल इनपुट। जो आपने वो एक पर्सन लगाया था, या 1 kg खाद लगा दी थी आपने, ठीक है, जो एडिशनल इनपुट लगाया था, प्लेस्ड इनटू द कंपनी, जो अपने कंपनी में लगाए थे। देखो यहाँ पर इसका मतलब समझो एक्चुअली, इट इज ऑल्सो रेफर टू एज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, और इसको बोला जाता है एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। यहाँ पर समझो, मैं एक रेस्टोरेंट की बात करूंगा, यहाँ पर एक मार्जिनल प्रोडक्ट एक लेबर का मैं बताऊंगा। अगर मैंने एक लेबर बढ़ाया, दैट मीन्स मैंने एक लेबर बढ़ाया, तो उसकी वजह से कितना प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर पहले 500 था, ठीक है, 500 बर्गर ये बनाता था, ठीक है,
बर्गर जब बनाता था 500, अब मैंने क्या किया, एक और पर्सन को मैंने लगाया लेबर को, अब मैं देख रहा हूँ अच्छा इन्होंने 525 बर्गर बनाया, दो मतलब एक को बढ़ाने से 525 हो गया, कितने से 500 से, इसका मतलब कितना बढ़ा है, एक पर्सन की वजह से कितना बढ़ गया, आपको बोलना है 5 बर्गर और बन गए, ठीक है। तो इसको हम मार्जिनल बोलते हैं। जनरली यहाँ पर मैंने लिखा, जब हमारे पास किचन में इन ए किचन इन ए रेस्टोरेंट, ठीक है, जो रेस्टोरेंट का किचन होता है वहां पर देखो क्या होता है, कोई कुक नहीं है, नो कुक्स, कोई भी कुक नहीं है वहां पर, ठीक है। मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन रेस्टोरेंट की क्या होती है, जीरो होती है, डेफिनेटली जीरो होगी, जब है ही नहीं कोई वहां पर खाना बनाने के लिए, तो प्रोडक्शन कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूं, व्हेन वन कुक इज हायर्ड, जब मैंने एक कुक को हायर किया, ठीक है, द रेस्टोरेंट्स प्रोडक्शन में इंक्रीज टू 10 मील्स, इसका मतलब जब मैंने एक पर्सन को लगा दिया काम करने के लिए, इसका मतलब उसने वो कितने बर्गर को बनाने लगा या पिज्ज़ा को बनाने लगा, उसने एक पर्सन की वजह से 10 मील्स तैयार होने लगा, मतलब 10 मील्स की प्रोडक्शन हो गई। आ रही बात समझ, आगे देखो, मतलब 0 लेबर मैंने लगाया 0 यूनिट मिला, 1 लेबर मैंने लगाया 10 यूनिट मिला, इसका मतलब एक लेबर की वजह से 10 यूनिट्स मुझे मिले। मैं 2 लेबर को लगाता हूं, मुझे 15 यूनिट्स मिल रहा है, मतलब जो मैंने ये एडिशनल लेबर लगा लिया, एक और लगा लिया, इसकी वजह से मुझे कितने यूनिट्स बढ़ गए, 5 यूनिट्स बढ़ गया। 2 भी बढ़ सकता है, 3 भी बढ़ सकता है, वो नहीं है कि उसका उतना ही होना चाहिए जितना एक के, अगर 10 हो गया, 2 की वजह से 20 होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। बस हमें सिर्फ इतना देखना है कि जब हम एक एडिशनल इनपुट लगा लेते हैं, हमें कितना आउटपुट मिल रहा है उस एक एडिशनल की वजह से, एडिशनल इनपुट की वजह से हमें आउटपुट में कितना इंक्रीज हो रहा है, बस इसको मार्जिनल हम बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, 10 मिल पॉजिटिव एमपीएल, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इसको बोला जाता है, वो कितना है, 10 है। यहाँ पर आपको समझ आया होगा मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब यहाँ पर जो मैंने बोला अभी, आप देखो यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट समझो, दूसरा पहले मैंने टोटल प्रोडक्ट ध्यान में रखो, टोटल प्रोडक्ट का टेबल फिर से मैं यहाँ पर लेकर आया और इसी को चेंज करके मुझे क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा। इसलिए मैंने बोला अगर पहला टेबल आपको समझ में आया तो डेफिनेटली आपको सेकंड टेबल एवरेज प्रोडक्ट समझ में आएगा। देखो यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर 1 1 1 वही मैंने रखा, 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, 1 किया था पहले, फिर 2 किया था, फिर 3 किया था, वेरिएबल फैक्टर्स को मैं चेंज कर रहा हूँ। टोटल प्रोडक्ट मुझे सपोज मिल रहा है कितना, 20 मिल रहा है, उसके बाद 50 मिल रहा है, उसके बाद 90, उसके बाद 60, मैंने कोई चेंज किया, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। एवरेज प्रोडक्ट आपको बोलना है इट इज द रिजल्ट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, जो भी हमारे पास टोटल प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स ऑफ इनपुट्स एम्प्लॉयड, हमने कितना एम्प्लॉय कितने लगा लिया, सपोज 1 लगा लिया, 2 लगा लिया, 3 लगा लिया, जितने भी हम इनपुट्स लगा रहे हैं, जितने भी यूनिट्स हम इनपुट लगा रहे हैं, उस इनपुट्स को इसके साथ डिवाइड करना है। सपोज मैंने पहले 5 लगाया था, उसके बाद मैं 6 लगाया, मैंने कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया, तो वो 2 यहाँ से डिवाइड करो, या 3 लगाया, 4 लगाया, 4 लगाया, जितना भी लगाया उसको डिवाइड करना है, उसको बोलते हैं हम क्या, एवरेज प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखो आउटपुट पर यूनिट ऑफ द इनपुट्स, ठीक है, हमें कितना आउटपुट मिल रहा है जब हम क्या करते हैं, इनपुट्स को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर इसको समझो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मुझे कितना टोटल प्रोडक्ट था, 20 था, ठीक है, यहाँ पर कितना है, ये 1 है, हो गया इसका मतलब वेरिएबल फैक्टर कितना था, 1, तो 20/1 कितना आ गया, टोटल फैक्टर को डिवाइड किया किससे, इस फैक्टर से, दैट इज n से मैंने किया, या नंबर या वेरिएबल फैक्टर से भी आप बोल सकते हो, तो 20 आ गया। अब यहाँ पर कितना किया मैं, यहाँ पर मेरा 50 था, 50 लगा लिया, डिवाइड किससे किया, इस 2 से, कितना आ गया, 25 आ गया। अब यहाँ पर मैंने 3 लगा लिया, 3 लगा लिया, कितना आ गया था, 90, इस 90 को 3 से किया तो 30 आ गया। यहाँ पर 4 आ गया, 4 को डिवाइड किया, 116 को डिवाइड किया 4 से, इसका मतलब कितना आ गया, 29 आ गया। तो ये जो वैल्यू आ रहा है मुझे, जब मैं क्या करता हूँ, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करता हूँ किससे, टोटल यूनिट्स ऑफ द इनपुट एम्प्लॉयड, जो भी टोटल यूनिट्स, जितने भी मैंने इनपुट्स लगाए होते, यहाँ पर मैंने कितना इनपुट लगाया था, 1, यहाँ पर कितना लगाया था, 2, यहाँ पर मैंने कितना लगाया था, यहाँ पर मैंने 4 लगाया था, उससे मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड करते जा रहा हूँ, जो भी मुझे वैल्यू आ रहा है वो एवरेज प्रोडक्ट मुझे आ रहा है। बस इससे ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, यहाँ पर आपको पूरा वो PhD वाला लेवल नहीं पढ़ना, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है ग्राफ्स के लिए। बस क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एवरेज प्रोडक्ट, इट इज द रिजल्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल यूनिट्स ऑफ इनपुट, आपको बोलना है यस यस, ठीक है। यहाँ पर हम अब मार्जिनल प्रोडक्ट जो मैंने अभी बोला था आपको इस हिसाब से देखेंगे, सो दैट आपको टेबल के हिसाब से मैं समझाऊंगा आपको। इट रेफर्स टू द एडिशनल प्रोडक्ट, जो भी आपको क्या मिल रहा है, एक एडिशनल प्रोडक्ट मिल रहा है, विच कैन बी डिराइव्ड बाय एम्प्लॉइंग 1 मोर यूनिट
ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब आपने वेरिएबल फैक्टर लगाया था उसकी वजह से, उस एक की वजह से आपको कितना एडिशनल प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, वो भी हम टेबल से ही लगा देंगे। जैसे यहाँ पर आप समझो इस बात को इसकी एक दूसरी, जैसे जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास 2 लेबर्स थे, मुझे टोटल प्रोडक्ट कितना मिल रहा था, 30 मिल रहा था। मैंने 3 लेबर्स को लगा लिया, मुझे कितना 90 टोटल प्रोडक्ट मिल रहा। मैं 4 को लगा रहा था, मुझे 160, इतना आपको पता है ना। लेकिन जब मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना होता है, मैं क्या करता हूँ, जो ये 116 है जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे टोटल प्रोडक्ट कितना मिला अब 116, इससे पहले कितना था, इससे पहले था 90। ध्यान से समझो, इसका मतलब मुझे मैंने 3 से 4 चला गया, मैं 3 से 4 में कितना गैप है, मैंने 1 को बढ़ा दिया। इसका मतलब जब मेरे पास 3 लेबर्स थे तो 90 यूनिट्स थे, मैंने 1 को बढ़ा दिया तो 1 को बढ़ने से कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस अब टोटल कितना आ गया 116। इसका मतलब इस एक की वजह से कितना प्रोडक्शन बढ़ गया, इस एक की वजह से कितना प्रोडक्शन बढ़ गया। जो भी आपने क्या किया, 3 से 4 चले गए, आपने 1 को बढ़ाया, इस एक की वजह से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब 116 तो आपने लिया, ठीक है, कहां से लिया, लेकिन 90 से। दैट मीन आपको पिछला 90 था और नया बना आपको 116। इस 116 को माइनस करो किससे, 90 से, आपको बना 26। ये 26 क्या बनेगा आपको, मार्जिनल प्रोडक्ट। और हाँ, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। और मैंने अभी एवरेज बोला था, एवरेज को किससे आप डिवाइड कर रहे थे, 116 को डिवाइड कर रहे थे 4 से, 90 को डिवाइड कर रहे थे 3 से। जब उस तरीके से आप डिवाइड कर रहे थे तो उसका मतलब एवरेज बन रहा था। लेकिन जब आप क्या कर रहे थे, टोटल प्रोडक्ट्स को डिफरेंस आप निकाल रहे हो, जब टोटल प्रोडक्ट्स का डिफरेंस आप निकाल रहे हो, वो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट निकल के आता है। मतलब यहां पर आप समझ सकते हो कि ये जो था टीपीएन, मैंने देखो मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth नंबर क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ nth स्टेज अपॉन टोटल माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1। मतलब ये नया था ना, nth स्टेज में कितना था 116, और n माइनस 1 का मतलब क्या था, ये इसका पिछला स्टेप जो था दैट वाज 90। देखो यहाँ पर इसका मतलब समझो, यहाँ पर समझो इसका मतलब कहाँ गया। हाँ, मैंने क्या किया, ये तो जहाँ पर जिस स्टेज पे हम निकाल रहे हैं वो ये स्टेज है, ठीक है। जब हमने एक को बढ़ा दिया इस स्टेज पे, 4 लेबर्स के स्टेज पे 116, लेकिन n माइनस 1 का मतलब क्या है, जो पिछला एक स्टेप है। तो 116 माइनस 90 क्या आ गया, ये हमारा आ गया टोटल, ये हमारा आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। और इससे भी आप कर सकते हो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन ये चेंज कितना आ रहा है, क्योंकि अब 3 से 4 चले गए, आप लेबर्स को बढ़ा दिया, चेंज कितना आ गया 1। तो उस 1 की वजह से यहाँ पर कितना है, आ रही बात समझ, कितना बढ़, इससे भी बोल सकते हैं। मतलब ये कि हाउ मच वर्क वाज डन बाय एन एडिशनल लेबर, इसने कितना किया। बस आपको ये चीज़ भी टेबल से ही समझ आएगा। डेफिनेशन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए याद रखना अगर डेफिनेशन में पूछेगा, लेकिन यहाँ से एक्चुअली जो आपको समझ में आएगा वो आ जाएगा आपको टेबल से। और क्योंकि इस टेबल को देख कर ही हम जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ग्राफ को हम ड्रा करते हैं, ध्यान से समझो। फिर से मैं वही कर रहा हूँ, फिक्स्ड फैक्टर को 1 1 1 1, वेरिएबल फैक्टर को 1 2 3 4, मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। 20 50 90 116, ये भी मैंने निकाला एवरेज। क्वेश्चन देखो यहाँ पर डेफिनेशन आपके सीधे हैं, एवरेज प्रोडक्ट किसके बराबर, टीपी अपॉन वीपी, ठीक है। सॉरी वीपी नहीं, वीएफ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 20 डिवाइड बाई 1 20 आ गया, 50 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 25, 90 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 30 आ गया, ठीक। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 116 डिवाइड बाई 4 आ गया हमारे पास 29, ये एवरेज प्रोडक्ट बना। अब क्वेश्चन है यहाँ पर फिर मार्जिन प्रोडक्ट क्या, मार्जिन प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। टीपी ऑफ एन, मतलब टीपी जो एन है यहाँ पर 20, क्योंकि हम इस स्टेज पे है ना इस सीरियल पे, तो 20 आ गया। तो 20 इसके पीछे वाला कौन सा, इससे पहले कुछ भी नहीं था तो 0 आ गया, 20 माइनस 0 0 आ गया। अब हम किस स्टेज पे हैं, 50, तो 50 मैंने लिखा, यही है ना टीपी, और टीपी n माइनस 1, मतलब पिछला स्टेज जो है दैट इज 20 50 माइनस 20 30 आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर हैं, ठीक है 90 पे, तो 90 पिछला क्या है 50, तो टीपी कोई माइनस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 40 आ गया। यहाँ पर 116 पिछला क्या है 90, ये 90 आ गया, 26 आ गया। इस तरीके से हम ये चीज़ें निकालते हैं। आई होप यहाँ तक आपको टोटल प्रोडक्ट भी, एवरेज प्रोडक्ट भी और मार्जिनल प्रोडक्ट भी आपको समझ आया होगा। आ रही बात समझ, मतलब यहाँ पर देखो
पहले स्टेज में हमने क्या किया, फिक्स्ड फैक्टर्स को फिक्स रखा, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करते गए, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स को, और टोटल प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। एवरेज प्रोडक्ट को कैसे निकाला जाता है, आपको बोलना टोटल प्रोडक्ट अपॉन वेरिएबल फैक्टर, तो टोटल प्रोडक्ट जितना भी था डिवाइड करना है वेरिएबल से, आपको तो एवरेज आ जाएगा। फिर आपको बोलना है मार्जिन कितना है, आपको बोलना है जो भी हमारे पास, जो भी आपके पास टोटल आ रहा था, टोटल को क्या करना है, माइनस करना है, इस टोटल को इस टोटल के साथ, तो ये आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्योंकि ये 20 माइनस 0 मैंने लिखा, क्योंकि 20 से पहले कुछ नहीं था, तो दैट मीन्स 20, 90 माइनस 50 तो 40, 116 माइनस 90 कितना आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर 26। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जो एसएसबी वाला क्वेश्चन है वो ये है, वो पूछा गया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन से, एसएसबी 2020 में। इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, क्वेश्चन समझो, द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड्स व्हेन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में पूछा गया है क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का बोला गया जो सेकेंड स्टेज जो है प्रोडक्शन का, वो कब खत्म होता है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, जब सेकंड स्टेज खत्म होता है, तो उस कंडीशन, उस स्टेज पे बताओ क्या क्या कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में। जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ते हैं, हमारे पास 3 स्टेज होते हैं, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज फर्स्ट थर्ड। इन्होंने तो पूछा कि सेकंड स्टेज जब खत्म होता है तो उस टाइम क्या देखने को मिल रहा है, टोटल प्रोडक्ट की क्या हालत होती है, मार्जिनल प्रोडक्ट की उस टाइम क्या होता है, या एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, उस तरीके से इन्होंने पूछा। टोटल इसने सिर्फ वो बोला कि जब यहाँ पर सेकंड स्टेज था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के हिसाब से, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का सेकंड स्टेज जो है, उसने सिर्फ किसकी बात की, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट की बात की कि कंडीशन बताओ कि टोटल प्रोडक्ट क्या है उस टाइम पे। इस बार ये पूछ सकता है कि ये बताओ जब थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज जब एंड होता है या थर्ड स्टेज जब स्टार्ट होता है, तो उस टाइम मार्जिनल प्रोडक्ट की कंडीशन बताओ या एवरेज प्रोडक्ट बताओ। यहाँ बोला जाएगा कि इनिशियली क्या होता है एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर लिखा है इसमें टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट राइज एट ए डिमिनिशिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट राइज स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम पॉसिबल। इसका मतलब अब देखो, आप इस क्वेश्चन को याद तो कर नहीं सकते हो, डेफिनेटली यू कैनॉट रिमेंबर दिस, इट्स नॉट ए फैक्ट, ये फैक्ट है ही नहीं, ये क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल है। इसका इसके बेसिस पे हमें अब, अगर टीपी आपको समझ में आया, एपी आपको समझ में आया, और क्या है आपके पास एमपी समझ में आया, इसका मतलब जब हम ग्राफ अब ड्रा करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का, आप इसका आंसर मुझे उसी टाइम बताओगे इसका आंसर क्या है, बात खत्म। रुको, वेट करो 2 मिनट आप, ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले समझना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें ग्राफ है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल, जैसे फैक्चुअल जो है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस आल्सो कॉल्ड एज, आपको बोलना लॉ ऑफ रिटर्न टू ए फैक्टर, हो गया एक पॉइंट। लॉ ऑफ आर इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू ए फैक्टर, ये भी आप बोल सकते हो। ये 2 पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन, ये भी पूछ याद रखना आपको, इट इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन, किसके रिलेटेड है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन के रिलेटेड है। मतलब इसमें कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और कुछ फैक्टर्स क्या होता है, फिक्स्ड रखा जाता है, ठीक है। वेरिएबल पर फिक्स्ड फैक्टर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये हम देखिए, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। इसको एनसीईआरटी, क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट पूछेंगे वो एनसीईआरटी की ही पता होनी चाहिए। कुछ थ्योरीज, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की डेफिनेशन टिप पे होनी चाहिए। ये क्या बोल रहा है, the law of variable proportion states that if all other factors are fixed, ठीक है, जो भी फैक्टर्स हमारे पास हैं उनको फिक्स रखा जाता है, ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड, ठीक है। जो भी हमारे पास फैक्टर्स हैं, सपोज हमारे पास 5 फैक्टर्स हैं टोटल, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। फिर इसमें से मैं क्या करता हूँ, 4 को फिक्स करता हूँ, किया मैंने, और सिर्फ मैं क्या करता हूँ, एक को मैं वेरी करता हूँ। ध्यान से समझो ये क्या बोल रहा है, ये लॉ बोल रहा है if all other factors are fixed and one input is varied in short run। सबसे पहले आपको याद रखना है, शॉर्ट रन में वेरिएबल भी होता है, फिक्स्ड भी होता है। सपोज मेरे पास टोटल फैक्टर जो है दैट इज 5 फैक्टर्स, इसमें मैंने 4 को फिक्स रखा है, सिर्फ एक को ही चेंज कर रहा हूं मैं। जब मैं एक को चेंज कर रहा हूं तो मुझे बताना है कि टोटल आउटपुट कितना बढ़ जाएगा इस एक फैक्टर को वेरी करने से, एक इनपुट को वेरी करने से। डिड यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यही लिखा यहां पर, स्टेटमेंट को जहन में बिठा लो। द लॉ स्टेट्स दैट इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड वन फैक्टर इज वेरीड इन द शॉर्ट रन, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर बोला ये शॉर्ट रन के लिए, द टोटल आउटपुट विल इंक्रीज एज एन इंक्रीजिंग रेट। ये बोल रहा है कि टोटल आउटपुट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजिंग रेट से। मतलब अगर यहां पर पॉइंट था, यहां पर
सॉरी यहाँ पर पॉइंट था, ये कैसे बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एट ए फर्स्ट इंस्टेंस इनिशियली क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1, फॉर एग्जांपल आपको इसको 5 यूनिट्स मिल रहे थे, फिर 10 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 16 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और उसके बाद थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है, मैं बताऊंगा टेबल पे कांस्टेंट कैसे है। एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाता है एंड इवेंचुअली क्या होता है, डिक्रीज होता है। 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल क्या रहा है आपको, ये बोल रहा है आपको कि आपके पास सबसे पहले क्या है, शॉर्ट रन है। इसमें आपके पास शॉर्ट रन में दोनों होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर भी होता है और वेरिएबल फैक्टर भी होता है। सपोज मैं बोल रहा हूँ आपके पास टोटल जो है फैक्टर्स है आपके पास 5 है, आप 4 को क्या करते हो, फिक्स रखते हो, एक को क्या करते हो, चेंज करते हो। इस एक के चेंज होने से देखो क्या होता है, ये लॉ ऑफ क्या वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बोल रहा है कि जब मैं इसको चेंज करता हूँ ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कितना आउटपुट था, इसको इसके पास 500, फिर कितना हो गया, फिर 700 हो गया, फिर कितना हो गया, फिर 1000 हो गया, फिर कितना हो गया, फिर 1500 हो गया, फिर कितना हो गया, 1500 हो गया, फिर कितना हो गया, फिर यहाँ पर 1600 हो गया। बात को समझो, फिर कितना हो गया, 1650 हो गया, ठीक है, फिर कितना हो गया फिर 1400 हो गया, फिर कितना हो गया, फिर 1450 हो गया, सॉरी 1350। ध्यान से देखो 1350, ये मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा आपको। अब देखो मेरा कहने का मतलब क्या है। सबसे पहले इसने क्या बोला, जब हम एक सभी फैक्टर्स को फिक्स्ड रखते हैं, एक को चेंज करते हैं, एक इनपुट को चेंज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इनिशियली क्या होता है आउटपुट इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट। मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना इंक्रीजिंग रेट से। मतलब यहाँ पर 500 था, कितना इंक्रीज हो गया 200 से, फिर कितना था 700, कितना हो गया 300 इंक्रीज हो गया, फिर 500 सॉरी 1000 के बाद 1500 आ गया है ना। यहाँ पर 1000 लिखूंगा मैं फिर से वापस, ये वाला 1000 से कितना आ गया 500 आ गया। ध्यान से अभी देखो, ध्यान से समझो समझो इस बात को। उसके बाद क्या आ गया 1500 से यहाँ पर 500, यहाँ पर सॉरी जीरो आ गया जीरो आ गया। उसके बाद क्या देखने को मिला, यहाँ पर 100 देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1500, यहाँ से सिर्फ 50 को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 1600 से यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स अब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जब हमने देखा कि एक इनपुट को चेंज करने से हमारा जो आउटपुट जो होता है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट। मतलब 200, 300, 500 ये तो बढ़ रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से। पहले स्टेज में 200 ही मिल रहा था, उसके बाद 300 हो गया, फिर 500 हो गया। इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है। ये नहीं कि 200 हो गया ठीक है, 200 फिर गैप अगर मैं निकालूंगा 150 हो गया, फिर मैं फिर से 200 करूंगा, नहीं ऐसा नहीं है। 200 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर 500, इसका मतलब इंक्रीजिंग रेट। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर सपोज यहाँ पर 1500 है, ये कांस्टेंट रह गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब 500 से बढ़ रहा था, अब कितना बढ़ रहा है, वो 100 से ही बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है क्योंकि 1500 से किस में कन्वर्ट हो गया, 1600 में। बढ़ तो रहा है, ध्यान से समझो, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर देखो बढ़ तो रहा है। यहाँ पर अगर देखो 1500 से कितना हो गया 1600, यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो कितना हो रहा था 1000 से 1500, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ रहा था। कहाँ से 2 3 लेकर 500 को बढ़ा, 500 तक बढ़ा गया है, बढ़ गया ये। लेकिन यहाँ पर 1500 पे पहुँच के ये कांस्टेंट हो गया। उसके बाद क्या हो गया, फिर से बढ़ गया 1600 तक, लेकिन अब 100 ही गैप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब होता है ये इंक्रीज हो रहा है 15 से 1600 तक इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, ना कि इंक्रीजिंग रेट से। कुछ बात समझ में आ रही है। और उसके बाद क्या हो रहा है 1650, फिर क्या हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर 1400, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर कितना हो रहा है 1350, फिर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यही था। अगर आपको ये समझ में आया, मैंने बहुत कोशिश की, आई होप आपको आया होगा समझ। द टोटल आउटपुट विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट एट द फर्स्ट इंस्टेंट। वही मैंने बोला, पहले 300, उसके बाद किस हिसाब से बढ़ रहा था, पहले 200 के हिसाब से बढ़ रहा था, फिर 300, फिर 500, ठीक है। तो ठीक है, इस हिसाब से बढ़ रहा था। फिर से कितना आ गया, 100 का गैप आ गया था। अब देखो बढ़ तो रहा था, 15 से 600 गया था, लेकिन गैप कितना था 100। तो इसका मतलब ये बढ़ रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, ना कि ज्यादा रेट से जिस हिसाब से पहले हो रहा था। बी ए कांस्टेंट, जो 1500 मैंने बोला था एक पॉइंट पे, एंड देन इवेंचुअली डिक्रीज, और उसके बाद क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का मतलब वेरी करना, ठीक है।
ला यहाँ पर क्या लिखा, मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी। और अगर देखा जाएगा जो ला ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का ग्राफ हम बनाते हैं, एवरेज प्रोडक्ट का भी बनाते हैं हम, मार्जिनल प्रोडक्ट का भी बनाते हैं हम, और टोटल प्रोडक्ट का भी बनाते हैं। और लेकिन जब हम देखते हैं लास्ट पे एंड एंड जब हम करते हैं, जो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है वो नेगेटिव बन जाता है। लास्ट पे एट द एंड जब ग्राफ खत्म हो जाता है, थर्ड स्टेज में वो नेगेटिव पे चला जाता है। आपको इसको हाईलाइट करना है 100%। इस बार एग्जाम में पूछेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो किस रेट से डिक्लाइन होता है, वो लास्ट पे क्या होता है, क्या वो नेगेटिव में चला जाता है, या पर आपको बोलना है वो लास्ट पे नेगेटिव चला जाता है। ठीक है, लाइन से नीचे चला जाता है, वाई एक्सिस की तरफ चला जाता है, नेगेटिव साइड चला जाता है। लेकिन ये भी डिक्रीज होता है, ये भी डिक्रीज होता है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्सिस में ही रहता है। ये हम बताएंगे अभी आपको। अभी हमने हमने ग्राफ नहीं पढ़ा, अभी मैंने ला ही आपको समझाया थोड़ा सा। कुछ एजम्पशंस बोला जाता है, ला वेरिएबल प्रपोर्शन जो है, जो भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ला वेरिएबल प्रपोर्शन कुछ एजम्पशंस के बेसिस पे हैं, कुछ एज्यूम करते हैं, उन एजम्पशंस के बेसिस पे ही एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहला, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल, सिर्फ एक ही फैक्टर को वेरिएबल करते हैं, बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाता है। ये हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करना है, टेक्नोलॉजी को एज इट इज रखना है जैसे आपके पास है। ठीक है, जैसे आपके पास मशीनरी है वही मशीनरी रखो, आपको नई मशीनरी लाने की जरूरत नहीं। जो भी है आपके पास, टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करना है। आपके पास जो सीड्स हैं वही सीड्स रखो, आपको नए सीड्स नहीं लाना है, मतलब HYV सीड्स को लाना है, क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी के बेस पे। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी को आपको कांस्टेंट रखना है। ये दो एजप्शंस हो गए। ठीक, ये फिर कहाँ, ये क्यों आ गया फिर से, हाँ ये अच्छा मैंने दो। और तीसरा जो है, ठीक है, ला अप्लाइज ओनली ला अप्लाइज ऑन फील्ड ओनली, ये ला एप्लीकेबल है फील्ड में, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसके। क्वेश्चन आएगा कि ला ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन जो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसके, आपको बोलना हाँ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, फील्ड पे है। ठीक है, और भी कुछ एजप्शंस हो गए, मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, आपको उनको ऐड करना हो, याद करके जाना, हमें एक्चुअली समझने के वो हम समझेंगे। ध्यान से समझो, ये टेबल अगर समझ में आ गया, आप ये समझोगे कि आपका काम कंप्लीट हो गया ला ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का। ये चैप्टर फुल फ्लज तरीके से आपका हो गया। समझो, पहले मैं फिर से जूम कर रहा हूं इसको। हाँ ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर, मैंने पहले बोला ला ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में क्या रखा जाता है, फिक्स्ड फैक्टर रखा जाता है। ठीक है, और वेरिएबल फैक्टर भी हमारे पास है। सपोज मैंने कोई चीज, एक फैक्टर को मैंने वेरी करा सिर्फ और सिर्फ लेबर को, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, TP, AP, एवरेज प्रोडक्ट, MP, जो भी था मार्जिनल प्रोडक्ट। ये मैंने 1 1 1 इनको फिक्स मैंने रखा, इसको 1 किया, 2 किया, 3 4 5 6 7। अब इसको आपको रटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको अब समझ में आया होगा मैं क्यों कर रहा हूं ये। यहां पर मैं बोल रहा हूं TP, सपोज एक आपने लगा लिया, एक वेरिएबल फैक्टर लगा लिया था आपको 100, फिर दो लेबर्स लगा के 210 आपको मिला, 3 लगा लिया, इतना मिला, इतना मिला, हो गया ये वाला। यहां पर अगर आप टोटल प्रोडक्ट को देखोगे, ध्यान से समझो, मुझे सिर्फ फोकस करना है टोटल प्रोडक्ट पे और कहीं पर भी नहीं, सिर्फ आप इस लाइन पे फोकस करो, इस वाले पे, इस वाले पे ध्यान से समझो ये वाला क्या है, एक एक करके हमें तीनों को समझना। देखो ध्यान से, 100 जब इसने एक लेबर लगा लिया, कितना लगा इसके पास कितना था, 100 था। ठीक है, 100 यूनिट्स आ गए, इसने दो लेबर को लगा लिया, कितना आ गया, 210। ध्यान से समझो, 210। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा लगा लिया, कितना हो गया, 310। देखो 100 से चला गया कितना, 210, तो इंक्रीज हो रहा है। 210 से कितना चला गया, 310, फिर से इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से समझो, 200 से, इसका मतलब 100 से 210, 210 से 330, 330 से 400, 420, 420 से 490, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। इस बात को समझो, जहन में रखो इस बात को। लेकिन अगर आप गैप निकालोगे यहां पर, 100 से 200 तक कितना बनेगा, 110, इसका मतलब ये बढ़ रहा है किस रेट से, 110 के हिसाब से। इसका बाद 210 से लेकर 330 तक कितना है, 120। इसका मतलब पहले तो कितना, कितने यूनिट्स बढ़ गए, एक को बढ़ाने से 110 यूनिट्स बढ़ गए, और फिर जब एक और बढ़ाया मैंने, उसकी वजह से 120 यूनिट्स बढ़ गए। फिर आप देखो 420 से लेकर 330 तक, इसका मतलब ये 90। अब यहाँ पर पहले क्या हो रहा था, इंक्रीजिंग रेट से हो रहा था इंक्रीज, लेकिन अब यहां पर इंक्रीज तो हो रहा है, क्योंकि 330 से 420 तो हो गया। लेकिन इसकी वजह से क्या होने लगा, इसकी वजह से ये सिर्फ इस यूनिट को, एक पर्सन को मैंने लगाया था, अब उसकी वजह से सिर्फ 90 आ गया।
नहीं तो इससे पहले क्या रहा था, जब मैंने एक पर्सन को बढ़ाया था उस एक पर्सन ने मुझे 120 यूनिट्स दिया, लेकिन यहाँ पर मैंने फिर से एक पर्सन को बढ़ा दिया लेकिन उसने मुझे 90 यूनिट्स ही दिया। मतलब पहले जो हो रहा था वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था, अब भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 330 से 420 तो आ गया, लेकिन इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रेट क्योंकि यहाँ से 90 हमें देखने को मिल रहा है। पूरा देखो ध्यान से समझो। फिर क्या हो गया 420 से लेकर 490 तक, ठीक है, 420 से लेकर 490 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब मैं इनको डिफरेंस निकाल रहा हूँ 70 निकाल रहा हूँ, लेकिन ये भी क्या होता है, ये भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, लेकिन किस रेट से, डिक्रीज रेट से। यहाँ पर 100 से 200 इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, 200 से 30, 200 से 210 से लेकर 330 बढ़ता जा रहा है टोटल प्रोडक्ट, लेकिन किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि अब एक यूनिट मैंने बढ़ाया, उस एक लेबर को बढ़ाया 120 यूनिट हो गया, उसके बाद 320 से लेकर 420 फिर से इंक्रीज हो रहा है टोटल प्रोडक्ट, लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। अब क्या आ गया, 90 आ गया। उसके बाद 420 से 490, 420 से फिर से हम पहुंच गए 490, मतलब इंक्रीज हो रहा है, लेकिन किस रेट से, आपको ना डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। अब यहाँ पर 490 है, ध्यान से समझो फिर से, यहाँ पर मैं इसमें जूम कर रहा हूँ, 490 है, 490। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये कांस्टेंट रह गया, अभी जो मैं आपको बोला, जो ही कांस्टेंट रह गया, उसके बाद 490 के बाद क्या हो गया, 488 हो गया। अब इसका मतलब पहले देखो ध्यान से फिर से समझो, 100 था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, 330, 420, 490, 490 पे पहुंच गया। अब ये कांस्टेंट हो गया 490, ठीक है, 490 टू 490। अब कितना हो गया, डिक्लाइन हो गया, दैट इज 488 हो गया। इसका मतलब अब डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा था, पहले इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज हो रहा था डिक्रीजिंग रेट से, लास्ट पे क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, ठीक है, लास्ट पे क्या हो गया, पूरा डिक्रीज हो गया। और एक वैल्यू इसमें ऐसा आता है जिसका वैल्यू होता है मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है 490। यहाँ पर ये आपको टोटल प्रोडक्ट समझ आया होगा, ये समझ में आया आपको। मुझे अब एवरेज प्रोडक्ट नहीं समझाना है इसमें, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट मुझे वैल्यू चाहिए सिर्फ, बस एवरेज प्रोडक्ट मुझे वैल्यू चाहिए। अब देखो यहाँ पर एवरेज प्रोडक्ट वही फिर से हो गया, 210 डिवाइड बाई 2 105, 330 डिवाइड बाई 3 110, 420 डिवाइड बाई 4 105, 490 डिवाइड बाई 5 98, 490 डिवाइड बाई 60 81.6, 488 डिवाइड बाई 7, इसका मतलब 96.7 आ गया। यहाँ पर ध्यान से देखो, जब मैं एंड पे आ गया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है वैल्यू, आपको ये बात ध्यान से समझनी है। और यहाँ पर जब आप देख रहे हो 105 है, एवरेज प्रोडक्ट कितना है, 105 है, उसके बाद कितना है, 110 है, उसके बाद कितना है, 105 है, उसके बाद कितना है, 98 है। ध्यान से समझो इस बात को। इसका मतलब ये भी देखो, सबसे पहले क्या हो रहा था, 105 से 110 हो गया, ठीक है, 110 से फिर से 105 हो गया। इसका मतलब पहले इंक्रीज बढ़ रहा था, किससे, इंक्रीजिंग रेट से। सिर्फ इतना देखो, टोटल प्रोडक्ट में मैंने बोला पहले बढ़ रहा था इंक्रीजिंग रेट, पहले बढ़ रहा था इंक्रीज हो रहा था बाय इंक्रीजिंग रेट। दूसरा मैंने क्या बोला, सिर्फ टोटल प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं। पहला स्टेज याद रखो टोटल प्रोडक्ट का, फर्स्ट इंक्रीज हो रहा था बाय इंक्रीजिंग रेट से। दूसरा मैंने क्या बोला, इंक्रीज हो रहा था बाय डिक्रीजिंग रेट से, किसमें, टोटल प्रोडक्ट में। हो गए दो स्टेज। थर्ड स्टेज मैंने क्या बोला, डिक्रीज हो रहा है सीधे, मतलब डिमिनिश हो रहा था, ठीक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में इंक्रीज हो रहा था डिक्रीजिंग रेट से, थर्ड स्टेज में डिमिनिश होना, डिक्रीज होना, बस याद। अब लेकिन टोटल एवरेज प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, पहले इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से, सीधे इनिशियली इंक्रीज हो रहा था 105 से 110, उसके बाद सीधे डिक्रीज हो रहा है, बस बात खत्म। यहां पर उतना नहीं है, ठीक है। यहां पर याद रखो, पहले इनिशियली इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, कौन, एवरेज प्रोडक्ट, पहले 105 से 110 इंक्रीज हो गया, पहले इनिशियली इंक्रीज हो गया, उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट आ गया 110, उसके बाद 110 से फिर से डिक्लाइन हो गया, और फिर से डिक्लाइन ही हो गया। यहां पर एवरेज प्रोडक्ट का भी 3 स्टेज है। मार्जिनल प्रोडक्ट पे आ जाओ आप, मार्जिनल प्रोडक्ट देखेंगे, और लास्ट वाला जो है ये पॉजिटिव ही रहता है, कम तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव साइन इसको नहीं आएगा। जब हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर हमने निकाला मार्जिनल प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, इस 100 को माइनस करेंगे 0 0, क्योंकि 100 से पहले कोई टीपी है ही नहीं, तो 0 100 आ गया, 210 माइनस 100 310, 330 माइनस 210 120 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जब हम इन वैल्यूज को निकालते, पहले 100 है, ध्यान से समझो, उसके बाद 110 है, उसके बाद 120 है, उसके बाद 90 है, उसके बाद 70 है। ध्यान से देखो, ये 100 है, 110, इसका मतलब पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पर 110 से 120 मतलब इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब 120 पे क्या आ गया, ये वहां पर 120 पे फिक्स्ड आ गया, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू आ गया।
ध्यान से समझो। उसके बाद जब मैक्सिमम वैल्यू आ गया उसके बाद क्या हो गया 90 डिक्रीज हो गया, उसके बाद क्या हो गया 70 फिर से डिक्रीज हो गया, फिर जब नीचे आ जाएंगे एक जगह पर क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, फिर नीचे जब आ जाएंगे जब आप डिफरेंस निकालोगे जीरो आ जाएगा, क्योंकि जब आप इस 490 को डिफरेंस करोगे तो जीरो आ जाएगा ना मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर नीचे आ जाओगे तो 488 को माइनस करना है 490, ये क्या आएगा -2 आएगा। मतलब इसका ये है, मुझे यहाँ पर जिनको मैंने रेड से मार्क किया है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना है, और ये कॉन्सेप्ट टेबल से ही समझ में आ जाएगा। जब मैंने बोला था, जब ये क्या है, ये किसकी लाइन है, ये टोटल प्रोडक्ट, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम था उस टाइम मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, आपको बोलना है जीरो। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन पूछा गया था एसएसबी 2020 में, कि देखो यहां पर मैंने एक लाइन भी टच की है, यहां पर इसको मैंने स्टेज एंड खत्म किया, स्टेज एंड टू। देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या लिखा, स्टेज फर्स्ट कहां से कहां तक, इस लाइन से यहां तक स्टेज फर्स्ट खत्म, स्टेज सेकंड स्टार्ट, इस लाइन से यहां तक स्टेज सेकंड स्टार्ट, स्टेज सेकंड एंड हो रहा है। इसका मतलब स्टेज सेकंड एंड पे क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ स्टेज सेकंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज जीरो एंड टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। और आपको क्वेश्चन पूछा गया है एट द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज व्हाट इज द टोटल प्रोडक्ट। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे यही है यहां पर क्वेश्चन, एट इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड्स व्हेन, सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड कब होता है, मतलब ये कहना चाहता है जब सेकंड स्टेज का एंड होता है उस टाइम आप बताओ कि क्या बोलते हैं उसको, टोटल प्रोडक्शन क्या होता है। क्योंकि आपको अब आप बोलोगे कि सेकंड स्टेज पे तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में पूछा ही नहीं रहा है ना, ऑप्शंस में तो टोटल प्रोडक्ट के हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, नहीं ये तो पहले स्टेज में था। टोटल प्रोडक्ट राइज एट एन डिमिनिशिंग रेट, नहीं ये भी क्या होता है, ये भी पहले स्टेज, ये भी क्या होता था, सेकंड स्टेज में होता है, सेकंड स्टेज में होता है। देखो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट किस में हो रहा है, फर्स्ट, ये गया फर्स्ट स्टेज इसका। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट एन डिमिनिशिंग रेट, ये किस में होता है, ये सेकंड स्टेज में होता है। लेकिन जो ही सेकंड स्टेज एंड हो जाती है वहां पर क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। और स्टार्ट डिक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीज कब होता है, जब थर्ड स्टेज में चला जाता है। इसका मतलब इसका आंसर जो आना चाहिए मेरे हिसाब से वो ना, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम पॉसिबल कब, जब यहां पर कीवर्ड जो है, जब क्या हो रहा है, जब प्रोडक्शन, जब क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज जो होता है एंड होता है। और यही था यहां पर, सेकंड स्टेज जब एंड होता है, यहां पर सेकंड स्टेज जब एंड होता है उस टाइम टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इस साल अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बोस पूछ सकता है इससे, कि जब सेकंड स्टेज एंड होता है उस टाइम मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, आपको बोलना है जीरो होता है, मिनिमम मतलब जीरो होता है। और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, आपको बोलना वो पॉजिटिव होता है, कोई भी वैल्यू, वहां पर वैल्यू नहीं दिया जाएगा, वहां पर आपको बोला जाएगा पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसका मतलब जब सेकंड स्टेज एंड होता है उस टाइम टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, और एवरेज प्रोडक्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। फिर क्वेश्चन आएगा कि सेकंड स्टेज एंड इज, थर्ड स्टेज में क्या होता है, आपको बोलना जो ही थर्ड स्टेज आता है टोटल प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, और टोटल एवरेज प्रोडक्ट भी पॉजिटिव रहता है। डिक्रीज तो हो रहा है लेकिन वैल्यू पॉजिटिव होता है, और लेकिन ये नेगेटिव हो जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। बस इतना मुझे ये बोलना था आपको। और ये मैंने एक यहाँ पर एफ पॉइंट लिखा, मतलब एफ पॉइंट मैंने मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए लिखा, ये एफ पॉइंट सिर्फ इसके लिए है। दैट मीन एफ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट, आप देखो इसको एफ पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट को देखो, 100 है, 110, 120, 90, 70। यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट कौन, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, इसका मतलब 120 है। जब आप 120 को मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, इसको मैंने ग्राफ पे रखा पॉइंट एफ, और वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस बार का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, मुझे हर क्वेश्चन की फीलिंग आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार पॉइंट एफ का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है मतलब जहां पर, जिसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब आपको बोलना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। अब आपको 120 याद नहीं रखना है, ये मेरे टेबल के हिसाब से 120 है, सो दैट आपको समझ में आ जाए। बस इतना याद रखना है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को आप क्या नाम देते हो, आपको बोलना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन याद रखो, INFLEXION,
ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, 120। मार्जिनल प्रोडक्ट इसके बाद क्या होता है, 120 से 90 चला जाता है, फिर 70 चला, मतलब डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो इन्फ्लेक्शन जो होता है, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर स्टेज फर्स्ट एंड हो जाता है, स्टेज सेकंड जो होता है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फिर से देखो, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने यही लिखा, आफ्टर दिस पॉइंट, मतलब मैक्सिमम पॉइंट जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे क्या होता है, एमपी स्टार्ट डिक्रीज होना शुरू होता है। और यहां पर मैंने लिखा पॉइंट, ये नोट जहां पर मैं लिख रहा हूं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट वेयर एमपी इज जीरो, एक ऐसा पॉइंट जहां पर एमपी जीरो होता है। एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पे क्या होता है, टीपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और ये क्या होता है, एंड द स्टेज सेकंड क्या हो रही है, यहां पर एंड होते हैं। तो सेकंड स्टेज पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एमपी जीरो, ठीक, और क्या बोलते हैं उसको, टोटल टीपी क्या होता है, टीपी होता है मैक्सिमम होता है, और स्टेज एंड सेकंड होता है, और स्टेज थर्ड जो होता है वो स्टार्ट होता है। बस मुझे ये बोलना था, बात खत्म। ये ग्राफ आपको अब समझ में आएगा। जब मैंने टोटल प्रोडक्ट को यहाँ से ले लिया और यहाँ से यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, मतलब यूनिट्स को मैंने लिया, टोटल प्रोडक्ट जब हम ड्रा करते हैं, आपको बोलना है सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब आप क्या करते हो, सिर्फ एक ही इनपुट को चेंज करते हो, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, पहुंच जाता है इस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद इंक्रीज फिर से हो रहा है, ध्यान से देखो, इंक्रीज तो हो रहा है, यहाँ देखो इंक्रीज फिर से देखो ना, हो रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, हो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से यहाँ से डिक्लाइन भी दिखा रहा है। और एक पॉइंट आता है जहां पर ये पॉइंट ई आता है, जो ही ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, एक एंड पॉइंट आता है जहां पर मैक्सिमम वैल्यू होता है, और उस मैक्सिमम वैल्यू को बोला जाता है टीपी। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होता है टोटल प्रोडक्ट का, वो कहां पर होता है, वो जहां पर एंड होता है स्टेज सेकंड का। यही पूछा गया एसएसबी में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ग्राफ के जरिए से। और यहां पर देखो, जब स्टेज सेकंड एंड होता है, यहां पर ई क्या होता है, मतलब मैंने पॉइंट ई लिखा, मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और उसके बाद क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। बस इतना याद रखो थर्ड स्टेज में। और तीनों वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लाइन के ऊपर ही है ना, तो सभी पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं। यही मैंने लिखा है फॉर, एक सेकंड, हाँ, यहां पर मैंने ये लिखा है फॉर टीपी स्टेज फर्स्ट क्या है, इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। अब मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सेकंड स्टेज में कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट, इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। और यही पूछा गया, उसके बाद क्या हो रहा है, एंड रीच टू ए मैक्सिमम पॉइंट, उसके बाद मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाता है। ये पीए में पूछा गया था, जहां पर एमपी क्या था, एमपी था जीरो था, और टीपी क्या था, मैक्सिमम था, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज में जाता है, टीपी के लिए थर्ड स्टेज है ये, ठीक है। स्टेज सेकंड एंड होता है, तो स्टेज थर्ड क्या होता है, फाइनली डिमिनिशेस, मतलब डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। मतलब इस तरीके से, पहले ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे जा रहा था। ये जो था फर्स्ट स्टेज था, ये सेकंड स्टेज था, और यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू आपको याद रखना, बात खत्म। ये था इस तरीके से। लेकिन जब हम ग्राफ को देखते हैं, किसके ग्राफ को, टोटल प्रोडक्ट के ग्राफ को, ठीक है, इसका, हाँ, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट को, ये थोड़ा सा शेड गलत है, इसको थोड़ा डार्क दिख रहा है, ये भी एक ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। हाँ, एवरेज प्रोडक्ट का मैंने क्या बोला सर, अब हम क्या किसका पढ़ेंगे, एवरेज प्रोडक्ट का। देखो एवरेज प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है, फिर कहाँ पर सीधे इंक्रीज हो रहा है ना, फिर कहाँ पर पहुंच जाता है, सीधे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है। जब मैक्सिमम पॉइंट से पहुंच जाता है, उसके बाद सीधे क्या होता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर भी डिक्लाइन, यहाँ पर भी डिक्लाइन, यहाँ पर भी डिक्लाइन, यहाँ पर भी डिक्लाइन, और पॉजिटिव है, क्योंकि देखो अगर आप इस लाइन को देखोगे, मैं इस लाइन से नीचे नहीं आया, यहाँ पर इसका फाइनल है, यहाँ पर एंड है इसका मतलब ये पॉजिटिव लाइन पे ही है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव ही रहता है इवन की थर्ड स्टेज में भी। और यही मैंने लिखा किसके लिए, एपी के लिए। और देखो ये प्रोजेक्शन होता है, ये एक्चुअली ग्राफ तीनों को एक ही लाइन पे दिखाना है। क्यों दिखाना है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं फिर से जूम करूंगा इसको। यहाँ पर देखो ये प्रोजेक्शन जो होते हैं, ये पूरा मैच करना चाहिए। यहाँ पर क्यों मैच करना चाहिए, देखो यहाँ पर, जहां पर अगर आप फिर से देखोगे, यहाँ पर पॉइंट ई जहां पर है, उस टाइम मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, आपको बोला मार्जिनल प्रोडक्ट पॉइंट ई पे जीरो है, लेकिन है ना, पॉइंट ई पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, जीरो। जब मैंने आपको बोला मार्जिनल प्रोडक्ट जहां पर जीरो होता है, वहां पर टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम। देखो वहां पर मैक्सिमम है, देखो यहाँ पर ये मैक्सिमम है, देखो यहाँ पर ये मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो है, और यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम होता है टोटल प्रोडक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, वो भी पॉजिटिव वैल्यू होता है यहाँ पर जो इसको टच करता है।
आ रही बात समझ? ठीक है, एक पॉइंट ऐसा होता है ग्राफ के ऊपर जहां पर क्या होता है, टोटल सॉरी एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है। और वो कौन सा पॉइंट है, और ये पॉइंट है वो जहां पर एवरेज प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब एक ऐसा, जब स्टेज फर्स्ट एंड हो जाता है उस स्टेज फर्स्ट एंड पे क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे बात समझ, जहां पर क्या होता है मार्जिन, जहां पर क्या होता है थर्ड स्टेज में, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है, और सॉरी ये जो होता है टोटल प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको, टोटल टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन उसी जगह पर जब हम नीचे जाते हैं उसी साइड थर्ड स्टेज में टोटल एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव, और जब देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट वो नेगेटिव होता है। ठीक, जब हम फर्स्ट सेकंड स्टेज में जाते हैं यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग रेट से, लेकिन यहाँ पर देखो ये भी डिक्लाइन हो रहा है, ये भी डिक्लाइन हो रहा है। फर्स्ट स्टेज पे आ जाओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट स्टेज में, ये भी देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है, और ये भी इंक्रीज हो रहा है। और पॉइंट एफ मैंने बोला ये एक ऐसा पॉइंट था जो मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलता है, जिसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। बस ये कंप्लीट हो गया आपका, मैंने यही लिखा यहाँ पर फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए। stage first initially it increases then reaches a maximum and starts decreasing, मैक्सिमम पहुंचने के बाद ही डिक्रीज हो जाता है। देखो स्टेज फर्स्ट में ही डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ध्यान से देखो, देखो स्टेज फर्स्ट में ही डिक्रीज होना। क्वेश्चन अगर आएगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है वो किस स्टेज में डिक्रीज होना शुरू होता है, आपको बोलना है स्टेज फर्स्ट में ही डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ठीक, इसलिए मैंने इसको लिखा। उसके बाद क्या होता है स्टेज सेकंड में कंटिन्यूस टू डिमिनिश, उसके बाद स्टेज सेकंड में देखो यहाँ पर कंटिन्यूस डिक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है, बिकम्स इक्वल टू जीरो, कहाँ पर फिर कहाँ पर बन जाता है, ई के ई पॉइंट पे जीरो के बराबर बन जाता है, और उस पॉइंट पे क्या होता है, टीपी मैक्सिमम होता है, और एंड ऑफ सेकंड स्टेज। फिर जब मैं यहाँ पर थर्ड स्टेज बोलता हूँ ये नेगेटिव होता है, थर्ड स्टेज में देखो ये नेगेटिव होता है। नोट लिखो यहाँ पर, व्हेन द स्टेज फर्स्ट एंड, जब फर्स्ट स्टेज एंड होता है वहाँ पर एमपी और एपी बराबर होता है। देखो स्टेज फर्स्ट जहाँ पर एंड होता है एमपी और एपी बराबर होता है, इसको भी याद रखना आपको, ये इसको एनालिसिस बोलते हैं ग्राफ्स की, ठीक है। उसके बाद हम टोटल प्रोडक्ट, हाँ ये तो मैंने बोला टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट की बात करते हैं। एवरेज प्रोडक्ट का फर्स्ट स्टेज क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में देखो इनिशियली इंक्रीज हो रहा है और उसी स्टेज में मैक्सिमम वैल्यू भी आता है। देखो यहाँ पर इनिशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, ये फर्स्ट स्टेज चलो इंक्रीज होता है, और क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट स्टेज में, जो ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाता है और डिक्लाइन होना, सॉरी यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और लास्ट पे डिक्लाइन तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिव वैल्यू ही रहता है। और यहाँ पर फिर से सॉरी, ठीक है, सेकंड स्टेज पे वही मैंने बोला था जहां पर ये किसके साथ मिल जाता है, एमपी एपी के साथ, और उसके बाद डिमिनिश होना शुरू हो जाता है। स्टेज थर्ड जो होता है इट कंटिन्यूस डिमिनिश बट ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पर पूछा जाएगा क्या एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव होता है, आपको बोलना है किसी भी स्टेज में नेगेटिव नहीं होता। क्वेश्चन आएगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो किस स्टेज में नेगेटिव होता है, आपको बोलना स्टेज थर्ड में। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि टोटल प्रोडक्ट जो होता है वो मैक्सिमम कब होता है, आपको बोलना है एट द एंड ऑफ स्टेज सेकंड, नंबर फर्स्ट पॉइंट। टोटल फिर पूछा जाएगा जो टोटल प्रोडक्ट जो होता है क्या वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, आपको बोलना ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है। फिर बोला जाएगा टोटल प्रोडक्ट जो है वो किस स्टेज में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, आपको बोलना वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, डिमिनिश होना शुरू हो जाता है थर्ड स्टेज में, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा वो किस, क्वेश्चन आएगा कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट इन फर्स्ट स्टेज, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट इन सेकंड स्टेज, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट इन थर्ड स्टेज। आपको बोलना टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट इन फर्स्ट स्टेज ओनली, नॉट इन सेकंड स्टेज। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं टोटल स्टेज तो सॉरी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट ए डिक्रीजिंग रेट, एट ए डिक्रीजिंग रेट इन फर्स्ट स्टेज, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट ए डिक्रीजिंग रेट इन सेकंड स्टेज, आपको करना है टिक सेकंड स्टेज, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा पॉइंट वायर द, ठीक है, पॉइंट वायर एम पी इज इक्वल टू ए पी, उस पॉइंट वो कौन सा पॉइंट होता है, आपको बोलना है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर स्टेज फर्स्ट कंप्लीट होता है, स्टेज सेकंड शुरू होता है। क्वेश्चन आएगा एक ऐसा पॉइंट मतलब जहां पर एम पी जीरो होता है उस टाइम पे टी पी क्या होता है, आपको बोलना है टोटल प्रोडक्ट उस टाइम मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन आएगा जब टी पी मैक्सिमम होता है उस टाइम पे बोला एम पी कितना होता है, आपको बोलना है जीरो होता है। क्वेश्चन आएगा जब एम पी जीरो होता है और टी पी मैक्सिमम होता है तो ए पी आप बताओ, आपको बोलना वो पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर समझ, क्योंकि मुझे ये अच्छी तरीके से समझाना था, यहाँ पर ये बहुत, मैंने पहले ही बोला था सबसे टफेस्ट टॉपिक ये माना जाता है माइक्रो पार्ट में, जो कि इकोनॉमिक्स का सबसे, अगर ये समझ में आ गया ना आपको, दैट मीन्स आपको इकोनॉमिक्स कोई नहीं रोक सकता, आप पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, जो मन में आ जाए वो पढ़ लो, ठीक है।
आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। थोड़ा सा एक आधे मिनट में हम ये थोड़ा सा कमेंट्स पढ़ेंगे। थोड़ा लेट हो गया ज़्यादा क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट था। मलिहा मलिहा का नाम है इसका। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ सर एक वीडियो इस पे भी बनाइए कि टाइम को कैसे मैनेज करें, क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स हैं, टाइम कम है। अगेन इंशाल्लाह टाइम कम है, आगे इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक भी आ रहा है। सब कुछ व्यू में रख के, हाँ ठीक है सर प्लीज़ कुछ, ये आप लोग ये शॉर्ट फॉर्म लिखते हो ना, मैं परेशान हो जाता हूँ। इस शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, मुझे आदत ही नहीं है शॉर्ट फॉर्म लिखना। ठीक है सर प्लीज़ कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे नहीं, जो आपका जब 12 अप्रैल से ये है ना स्टार्ट, क्या बोलते हैं इसको, रमज़ान स्टार्ट, तब तक आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर मैं बताऊंगा मैं रमज़ान का महीना आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे इफेक्टिवली, आपको कितना मज़ा है, कितनी बार रिवाइज करते हो। रमज़ान का महीना आपको रिवाइज के लिए रखना है, तब तक मैं पूरा करके दे दूंगा। GS मतलब टेंशन। हाँ ये मैं बताऊंगा टाइम कैसे मैनेज करना है, अभी नहीं, फिलहाल अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, लेकिन बताऊंगा। नीति सिंह सर आजकल तो कोई अपने नोट्स भी नहीं देता। मैंने क्या है, मैंने हेल्प मांगी थी किसी से बट उसने उसने की नहीं, और आप नोट्स के साथ साथ हमें पढ़ा भी रहे हो, हर एक पॉइंट समझ आ रहा है सर, मुझे समझा रहे हो शायद, हाँ ठीक है सर। मैं जब भी परेशान हो जाती हूँ तब मैं आपका वीडियो लेक्चर सुनती हूँ, मेरे सारे टेंशन ख़त्म हो जाते हैं। ग्रेट, ठीक है सर। आपको शायद मैं लफ्ज़ों में ना बता सकूं कि हमें आपका बहुत, क्या है ये, सहारा है। प्लीज़ GS पोर्शन आप ही करवाना, हाँ ठीक। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप हमारी इतनी हेल्प कर रहे हो, भगवान आपको वो सब कुछ दे जो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच। आमीन। हाँ सही बात है, इसने सही लिखा है यहाँ पर। अगर आपको खुशी, मतलब आप मेरा वीडियो देखकर आप खुश हो रहे हो, आप मोटिवेट हो रहे हो ना, इससे मैं ये ही बोलूँगा, मतलब सबसे खुशी वाली बात मेरे लिए इससे बढ़कर कोई भी बात नहीं है, ठीक है। हाँ GS पोर्शन में ही पढ़ाऊंगा, आप आराम से पढ़ो ना चीज़ों को, जल्दबाजी क्यों है, हम आराम से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर मैं रश में जाऊंगा ना, ये रश में आपको कोई फायदा ही नहीं, इफेक्ट नहीं रहेगा। लास्ट कमेंट है माही है, माही बट सर यू डोंट बिलीव आई saw you teaching in my dreams also, revising concepts etc, the way you explain the concept, thank you so much। अच्छा तो ड्रीम में भी, हाँ ये हो जाता है। ये जब इसको देखो क्या होता है एक्चुअली, जब आप किसी चीज़ में ज़्यादा या तो ध्यान रखोगे या कंसंट्रेशन रखोगे, तो वो चीज़ें डेफिनेटली दिमाग में घूम जाती है। और इसके ये देखो, ये कमेंट लाना मेरा यहाँ पर रीज़न क्या था, इसलिए बोला जाता है ना, एक बेस्ट तरीका होता है हमेशा के लिए चीज़ों को रिवाइज करना, याद रखना। सोने से पहले, बेड से मतलब बेड पे जाने से पहले आपको क्या करना होता है, बेड पे बैठना होता है और आधा घंटा आपको आंखें बंद करके सोना नहीं होता, आंखें बंद करनी होती है और सोचना होता है आपने दिन में क्या क्या पढ़ा होता है। इवन कि अगर आपके पास वहाँ पर नोट्स भी साइड पे होंगे, उनको भी देखोगे, फिर याद रखोगे कि अच्छा मैंने ये किया था, सुबह उठने के बाद मैंने ये किया, फिर मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ी, कॉन्सेप्ट को फिर उसी टाइम आप सो जाओ, वो पूरा प्रोग्राम हो जाता है माइंड में और आप कभी नहीं भूल जाओगे। अरे बात समझ, यहाँ ये इसको ये साइंटिफिकली प्रूव भी किया है, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है रिवाइज करने का हमेशा के लिए, वो यही होता है। अगर आप सोने से पहले थोड़ा सा दिन को रिवाइज करोगे, मतलब मैंने क्या क्या किया, वो पूरा माइंड जो होता है प्रोग्राम हो जाता है। इसलिए जो है आप शायद कंसंट्रेशन ज़्यादा रखी होगी या पढ़ाई की होगी फुल कंसंट्रेशन के साथ, या मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान दोगे, इसलिए वो चीज़ें फिर सपने में आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। लाइक बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, व्यूज़ ठीक ठाक हैं माशाल्लाह, लेकिन आप लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, आप शायद भूल जाते हो। अभी लाइक करो, ठीक है, और कमेंट्स में मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा। कल मैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि उसको हम मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स में मेंशन करो आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।